नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ लेकर के आया हूँ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। BPSC PT में करीब 37-38 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आता है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा 25 से 30 के आसपास होता है। रेस्ट क्वेश्चन जो है आपको एंशिएंट और मिडाइवल का होता है। तो हिस्ट्री जो है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, आपका रिजल्ट डिसाइड करता है BPSC PT में। ठीक है, 3 सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, ये तीनों का हिस्सा 30 से 35 के आसपास होता है और यही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, निकाल भी चुके होंगे। और जहाँ सेंटर पड़ा वहाँ आप लोग बस का टिकट ले ले या ट्रेन का टिकट बनवा ले, क्योंकि फिर जाने में बाद में टिकट न मिले तो परेशानी होगी। जाने में परेशानी होगी तो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। इसलिए सेंटर पे 2 दिन पहले पहुँचने का सोचिए, है ना। उसी अनुसार आप बस या ट्रेन का टिकट बनाएं कि सेंटर पर 2 दिन पहले पहुंच जाए, वहाँ होटल में रुके। और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बस पकड़ेंगे, सुबह में उतरेंगे, न फ्रेश हो पाएंगे सही से, तो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपका गड़बड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि 2 दिन पहले जाएँ, 1 दिन कम से कम 1 दिन पहले जाएँ, वहाँ होटल में रेस्ट करें, अकल होकर के नहा धो करके एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, जब तैयारी ही कर रहे हैं, इतने दिनों से लगे हुए हैं, तो 2000-3000 होटल में देने के लिए नहीं सोचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविवार को सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत किसने किया था? देखिए, रविवार को, देखिए जो कहा था, जो चर्चा में हो पर्चा में आता है। तो इस बार रविवार बिहार में भी मुद्दा बना रहा और झारखंड में भी। कुछ स्कूलों में वहाँ जो है रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी सार्वजनिक अवकाश किया जा रहा था। ठीक है, बिहार के सीमांचल में और कुछ झारखंड में भी कुछ जिलों में ऐसा देखा गया। तो वजह चर्चा में रहा था ही। ठीक है, तो कहा था जो चर्चा में है वो पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो रविवार को सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड एलनबरो। इसने रविवार को सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत की थी लॉर्ड एलनबरो ने। कब? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में। ठीक है, और एलनबरो ने ही दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा का भी उन्मूलन इसी ने किया था, दास प्रथा। ठीक है, 66वीं BPSC PT एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, कुट मिलान करना था उसमें। ठीक है, चलिए, तो सार्वजनिक अवकाश, रविवार को सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? नरबलि प्रथा पर राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग और यहाँ पर क्या है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ठीक है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको BPSC पूछता है। ठीक है, BPSC इस तरह का, जैसे 66वीं BPSC PT एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जनरल डायर और जनरल ओ डायर दोनों ऑप्शन में था। ठीक है, तो उसी में कन्फ्यूजन में कितने लोग गलत मार के आए थे, जबकि सही आंसर था उसका जनरल ओ डायर। ठीक है, तो इस तरह का ही क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग है और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये 1910 से 16 के बीच में रहा है, 10-16 के बीच में। इसी के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये कई घटनाएं घटती है। इसी के समय राजधानी को, इसके साथ भी कई घटनाएं हैं घटी, और उसके साथ उस तरह का फैक्ट्स भी PT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इसका कार्यकाल था 1910-1916। इसी कार्यकाल में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, और इसी के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मैरी आई थी भारत। ठीक है, और इसी के कारण में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, और इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर इसमें बम फेंका जाता है, इस पर हमला हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे। ठीक है, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा मिलती है। ठीक है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लिया। लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग ये 1844 से 1848 इसके बीच का इनका कार्यकाल था। ठीक है,
तो इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, सिख युद्ध। ठीक है, तो दोनों में अंतर, इस तरह का कंफ्यूजन दूर कर ले और इस तरह का कुछ क्वेश्चन बीपीएससी फंसाता है। ठीक है, अब देखें 3 नंबर देखें। 3 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। देखें क्या है, किस अधिवेशन में। राइट आंसर होगा आपका बी, बांकीपुर। पटना के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार ये शामिल हुए। कब? 1912 में। 1912 में। ठीक है, 1912 में पहली बार। तो इस क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। अपने क्रम का 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर साहब ने की थी। मधोलकर साहब ने अध्यक्षता किसने की थी? मधोलकर साहब ने। मधोलकर, ठीक, इसकी अध्यक्षता मधोलकर साहब ने किया था। ठीक है, जब क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए, तो इससे संबंध महात्मा गांधी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो महात्मा गांधी एक कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। 1901 में पहली बार किसी कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। ये गांधी जी इसमें शामिल हुए थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, गांधी। तो इसके बारे में बता दिया कि बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर साहब ने किया था। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1901 में, जिसमें गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो दिनसा वाचा। क्या नाम था इनका? दिनसा वाचा ने इसकी अध्यक्षता किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देख ले, जब ऑप्शन में दिया लखनऊ अधिवेशन 1916 का बड़ा कई घटनाओं का साक्षी रहा था। ये गरम दल और नरम दल, इसमें समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। इसी में मार्ले मिंटो योजना जो 1909 का है, 1909 का मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, उसमें कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और गया में 1922 में होता है। 1922 में होता है गया में अधिवेशन। ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं सी.आर. दास। देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यही विवाद होता है, काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर यही विवाद होता है। और यही जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास मुंशी जो है अलग होकर के 1923 जनवरी 1923 में एक अलग पार्टी की गठन कर लेते हैं। अलग पार्टी एक, यही विवाद होता है। और यही मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास मिलकर के जनवरी 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, वहाँ ये सोशलिस्ट पार्टी की स्वराज पार्टी गठन करते हैं। स्वराज पार्टी। ठीक है, अब काउंसिल चुनाव में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर है भारत 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने पेश किया। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने पेश किया? राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। ठीक है, इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, बैठक में प्रस्ताव पेश किया। और आगे जा कर के उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी। ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई थी, वहाँ प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 से आंदोलन स्टार्ट हुआ। लेकिन सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था पूरे देश में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन से
एक और फैक्ट जान लें, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। नेतृत्व विहीन कि क्या क्या है? नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। ऐसा इसलिए कि सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे 9 अगस्त 1942 को सुबह में ही। तो ये आंदोलन, इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा था। क्वेश्चन आया कि भारत की किस स्वतंत्रता संग्राम, किस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है? तो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए 5 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका डी, क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। इसमें कहा गया था कि युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी उसमें शामिल होने की बात कहा था, और युद्ध उपरांत, युद्ध के बाद इसे डोमिनियन स्टेटस भारत को दे दी जाएगी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 को, मार्च 1942 को। ठीक है, 6 नंबर लेके 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे? कौन खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे? तो राइट आंसर होगा आपका ये मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। गांधी जी को इन्होंने कहा था कि धर्म को आप राजनीति में न लाएं, ये धर्म को आप राजनीति में नहीं लाएं, और गांधी जी के विरोधी थे। उसमें बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में कट्टरपंथी बन गए, खुद भी और देश विभाजन का कारण बने। गांधी जी को इन्होंने चेताया था, गांधी जी आप धर्म को राजनीति में ला रहे हैं, वो देश के लिए बहुत ही गलत होगा और देश में कट्टरता बढ़ जाएगी। लेकिन गांधी जी एक न सुने, गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया, और इतना ही नहीं, आगे क्या होता है, 23 नवंबर 1919 को, ठीक है, दिल्ली में एक बैठक होती है, खिलाफत कमेटी की बैठक होती है, उसमें खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को चुन लिया जाता है। ठीक है, और अली बंधु जो है, ये दोनों बंधु जो है, अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु दोनों भाई थे, ये इसके प्रणेता थे। ठीक है, तो आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि ये आंदोलन हुआ था, ये युद्ध में मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें तुर्की के साथ नाइंसाफ़ी किया था मित्र राष्ट्रों ने, तो उसी के विरोध में, उसके खलीफा के विरोध में, क्योंकि उसके वहाँ के खलीफा को मुस्लिम वैश्विक जगत का नेता माना जाता, खलीफा माना जाता था। ठीक है, तो इसके लिए पूरे वैश्विक जगत में उसके समर्थन में एक आंदोलन चला, भारत में भी चला, जिसे नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। 7 नंबर देखें, 7 नंबर 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो राइट आंसर होगा आपका खिलाफत आंदोलन का ही शाखा थी। ये कहाँ हुआ? तो केरल में। कभी कभी मालाबार तट रहेगा तो भी सही रहेगा, मालाबार तट। ठीक है, ये केरल में ही पड़ता है, यहीं आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन। ठीक है, ये खिलाफत की ही एक शाखा था। ठीक है, यहाँ क्या था कि जमींदार वर्ग जो था वो बहुसंख्यक हिंदू था, और जो मजदूर था वो मुसलमान था, ये भी देखा जाता है, और इसे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, इस मोपला आंदोलन को बहुत ही यहाँ नरसंहार हुआ था, और इसे खिलाफत आंदोलन इसे सपोर्ट कर रहा था। 8 नंबर देखें, गांधी इरविन समझौता को 2 महात्माओं की संज्ञा किसने दिया था? 2 महात्माओं की संज्ञा किसने दिया? राइट आंसर होगा आपको सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौता को 2 महात्माओं की संज्ञा किसने दिया था? सरोजनी नायडू। तो समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू, ये जो है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर जो है, इसके शिल्पकार थे समझौता में, ये बहुत बड़ा योगदान निभाया था। ठीक है, और इसी के बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए हैं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एग्री होते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 में बनी थी। कहाँ? तो कानपुर अधिवेशन में, कानपुर। सिर्फ ये पूछा जाए, कानपुर अधिवेशन, सिर्फ ये पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो होगा वो एनी बेसेंट, तो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी 1917 में,
1917 में कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल नरम दल में समझौता के शिल्पकार थी एनी बेसेंट। इसके अगले साल जो होता है 1917 में इसकी अध्यक्ष बनती है। एक कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें फंसते हैं आप लोग प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में और प्रथम महिला अध्यक्ष में। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917। चलिए, और इस तरह का एक क्वेश्चन बीपीएससी फंसाता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखें। सेशन कैसा लग रहा है? आप जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो उसे भी के बारे में कमेंट करें, पूछ सकते हैं आप। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए 9 क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव पारित किए गए किस अधिवेशन में? राइट आंसर होगा आपको सी, कराची अधिवेशन। तो इस अधिवेशन कब होता है? 1931 में होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इसी कांग्रेस अधिवेशन देखिए कई तरह का क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ ध्यान से सुने। ठीक है, सभी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखलाया गया था 1931 में, क्योंकि गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी उस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की माफ़ी की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ जाकर के युवाओं द्वारा गांधी जी को काला झंडा दिखलाया जाता है कराची में। तो गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। क्वेश्चन का आएगा कि गांधी जी किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है? तो अधिवेशन होगा कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव, इस पर प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था, और एम एन रॉय ने इसका सहयोग किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कौन द्वारा प्रस्तावित किया गया? पूर्ण स्वराज को कौन द्वारा क्या किया? परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, परिभाषित किया गया। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता की मोहर यहीं पर लगी। समझौता तो हो चुका था, और इसी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की मंजूरी मिली। ठीक है, इसी में मंजूरी मिली। लाहौर अधिवेशन भी यादगार 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसमें जेएल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। हरिपुरा अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और त्रिपुरी अधिवेशन, ये बहुत विवाद वाला अधिवेशन रहा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का, 1939 का। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी जी अपना एक अलग कैंडिडेट खड़ा करते हैं। उनका नाम होता पट्टाभी सितार भैया। पट्टाभी सितार भैया की हार होने पे गांधी जी कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो और इससे सुभाष चंद्र बहुत व्यथित होते हैं, नाराज़ होते हैं। उनको इससे बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं। और आगे क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सुभाष चंद्र बोस को चलने नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, तो आगे जा कर के ये त्यागपत्र दे देते हैं, और यहीं कांग्रेस से अलग हो आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और आगे जा कर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार का गठन होता है केरल में। कब? 1957 में। ठीक है, 11 नंबर है। 11 नंबर, किस आंदोलन के दौरान युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी? युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा बी, ये गदर आंदोलन के दौरान युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। ये पूछा जा सकता है कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका।
अमेरिका में किया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? 1913 में क्या होता है, 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकाना नामक एक क्रांतिकारी होते। सोहन सिंह भकाना, सोहन सिंह, ठीक है, सोहन सिंह भकाना, ठीक है, क्रांतिकारी होते जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करते। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। यही नाम आगे जाकर के गदर आंदोलन के, यही संगठन आगे जाकर के गदर आंदोलन के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब? 1913 में। किसने किया? सोहन सिंह भकाना ने किया था, सोहन सिंह भकाना। ठीक है, आगे 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित पत्र है? एनी बेसेंट ने कौन सा पत्र, समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर होगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, एक नहीं एक से अधिक होगा। तो कौन कौन होगा? इसका नाम है कॉमनवेल्थ। राइट आंसर ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कब? होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन के समय किया था। और दोनों इंग्लिश में ही था। दोनों क्या है? इंग्लिश भाषा में, भाषा भी खुद दिया था, दोनों इंग्लिश भाषा में। ठीक है, 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, एक तिलक ने किया था, एक एनी बेसेंट ने किया था। चलिए उस पर अलग बताऊंगा। ठीक है, तो और इंडियन मिरर है। ठीक है, इंडियन मिरर, तो इसकी स्थापना किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने किया था इसकी। ठीक है, और और एक और है जो इसकी भी क्या था, लूसीफेर का भी प्रकाशन एनी बेसेंट नहीं किया था। लूसीफेर, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और लूसीफेर का प्रकाशन एनी बेसेंट नहीं किया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने पश्चिम बंगाल से किया था। उसमें बंगाल ही था। चलिए 13 नंबर है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इनका नाम है सीमांत गांधी। क्या नाम था? सीमांत गांधी। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा था, सीमांत गांधी कहा था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का पूरा नाम है। चलिए 14 नंबर है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के संदर्भ में प्रयोग किया था? पोस्ट डेटेड चेक। तो राइट आंसर होगा आपका ए। किस प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, माउंट बेटन का जून योजना प्रारूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का था? ये राइट आंसर होगा आपका ई। तो सभी होगा। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र अधिराज्य बना सकते हैं, इसमें प्रस्ताव में था। पंजाब, बंगाल और असम विभाजन हेतु सीमा आयोग का गठन किया गया। सी है पश्चिम दक्षिण में जनमत संग्रह की बात की गई, ये भी सही है। और पृथक विधानमंडल, ये भी सही है। तो सभी सही है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? ये कहा था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी ने कहा था, क्योंकि जब देश का विभाजन हो रहा था तो इन्होंने उस विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, विभाजन का विरोध किया था। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत जो बलूचिस्तान अब जो पाकिस्तान के हिस्से में है, यही उनकी जन्मस्थली थी, उनका क्षेत्र था, यहीं से वो आते थे। ठीक है, इसलिए ये विभाजन का विरोध किया था। एक गांधीवादी थे, इसलिए सीमांत गांधी का कहा गया इन्हें। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, पाकिस्तानियों के आगे फेंक दिया, इन्होंने कहा था। ठीक है, 17 नंबर, हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदू पैट्रियट, राइट आंसर होगा बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। 18 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? राइट आंसर होगा ए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इस बंगाल में और असम में बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे इस समय। ठीक है, 19 नंबर है, 1942 में गठित आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों के नाम उनके में से क्या थे? तो राइट आंसर होगा ई, एक से अधिक। सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था और
नहीं, इसमें सुभाष ब्रिगेड नहीं था, नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, 3 था। ठीक है, 3 था। ठीक है, सुभाष ब्रिगेड नहीं था इसमें, सुभाष ब्रिगेड नहीं था, सॉरी, सुभाष ब्रिगेड भी था इसमें। आज़ाद हिंद फौज जो ब्रिगेड बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था, तो इसमें सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। ठीक है, आप देखे होंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है, 1939 में जो हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद जो विवाद हुआ और उससे अलग होकर के अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाया था। इसके बाद भी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाया था। उसके बाद भी इन्होंने द्वेष विहीन रहते हुए नेहरू जी पे, गांधी पे और लक्ष्मीबाई पे एक रेजिमेंट बनाया था, ब्रिगेड बनाया था। ठीक है, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे? संस्थापक अध्यक्ष, राइट आंसर होगा बी, घनश्याम दास बिरला संस्थापक अध्यक्ष थे। लेकिन इसका स्थापना किसने किया? तो स्थापना किसने किया? स्थापना किया था गांधी जी ने। गांधी जी इसके संस्थापक का स्थापना गांधी जी ने किया था, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष जो घनश्याम दास बिरला थे, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, 1932 में जो पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट, ठीक है, दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अंग्रेज करता है। उसके विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, तो पूना में समझौता होता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वो अम्बेडकर साहब उसे वापस ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो उसी के बाद गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं और इसके खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ एक काम करते हैं। ठीक है, 21 नंबर है, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी? तो राइट आंसर होगा श्याम कृष्ण जी वर्मा। श्याम कृष्ण जी वर्मा ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और छात्रों के लिए वहाँ छात्रावास भी, वहाँ पर हॉस्टल भी चला, छात्रावास भी खोला था, छात्रावास भी। ठीक है, 22 नंबर है, खुदीराम बोस को फांसी दी गई। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? राइट आंसर होगा आपको डी, 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को फांसी क्यों मिलती है? किंग्सफोर्ड जिला जज होता है, सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी जाती है। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में ये फिटन पर बम फेंकते हैं, लेकिन उस फिटन पे क्या होता है? पिंगल कैनेडी वकील जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक होते हैं, उनकी पत्नी या बच्ची मारी जाती है। पिंगल कैनेडी की पत्नी और बच्ची मारी जाती है। जब इन्हें पता चलता है, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकू दोनों मिलकर बम फेंकते हैं, तो प्रफुल्ल चाकू जो है आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस अरेस्ट होते हैं और इन्हें पकड़ के इन्हें फांसी दी जाती है। समस्तीपुर में अरेस्ट होते हैं और मुजफ्फरपुर ला करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दी जाती है। और फांसी देने में सबसे कम उम्र में, कुछ नहीं भी आ सकता है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में फांसी किसी दी गई? तो सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को ही दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो राइट आंसर बी है, 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ था। 12 जून को रोहिणी में हुआ था, जो अब झारखंड में आ गया, तो बिहार के हिसाब नहीं रहा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पटना में हुआ था 3 जुलाई 1857। इसका नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। पीर अली ने इसका नेतृत्व किया था, क्रांतिकारी पीर अली। पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता था। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, विक्रेता। और इन्हें फांसी दी जाती है पटना के छज्जू बाग थाने में, इन्हें फांसी दी जाती है क्योंकि हफीम एजेंट लायल को इन्होंने मार दिया था। ठीक है, उसका कमिश्नर टेलर ने, तो पटना के कमिश्नर टेलर थे, पटना के कमिश्नर टेलर ने इसे पटना के छज्जू बाग थाने में इन्हें फांसी दे देता है। 24 नंबर है, संथाल विद्रोह का काल रहा। संथाल विद्रोह का काल क्या रहा? तो संथाल विद्रोह का काल रहा बी, 1835 से 1840।
1940 संथाल विद्रोह का काल रहा। इसमें मुख्यतः 2 नेता कहे जाते हैं, सिद्धू और कानू, लेकिन 4 भाई थे, चारों ने ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सिद्धू, कानू, चांद भैरव, सिद्धू, कानू और चांद भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाई ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। 25 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? राइट आंसर होगा आपको सी, 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और आगे क्या होता है? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है। ये कहाँ होता है? तो पटना में होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद बिहारी छात्र सम्मेलन कब किया था? 1906 ईस्वी में। उसके 2 वर्ष बाद 1908 में बिहार प्रादेशिक छात्र सम्मेलन होता है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर, प्लासी के युद्ध जो है 1757 के पश्चात बिहार का उप नवाब किससे बनाया गया? बिहार का उप नवाब किससे बनाया गया? तो राइट आंसर होगा डी, मिरन को बनाया गया। किसे बनाया गया? मिरन को। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब मीर जाफर ने मिरन को वहाँ उप नवाब बनाया। ठीक, 27 नंबर है, अकबर ने किस वर्ष सैन्य संचालन कर बिहार में अफगान शासन को खत्म किया और बिहार को मुगल शासन के अधीन लाया? ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि अकबर ने बिहार को मुगल शासन के अधीन कब लाया, बिहार मुगल शासन के अधीन कब आया, ऐसा भी। तो देखिए 27 नंबर, तो राइट आंसर है कि अकबर ने इसमें सैन्य अभियान किया 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में सैन्य अभियान चलाया, खुद सैन्य अभ्यास किया, और 76 में पटना जीत लिया, पटना को जीत लिया। ठीक है, और 80 में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, बिहार को मुगल साम्राज्य में। ठीक है, ये कई तरह का क्वेश्चन बनेगा। मुगल साम्राज्य में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो उसमें अफगान शासक कौन थे? अफगान शासक का नाम था दाऊद खां करारानी। क्या था? तो क्वेश्चन भी आ गया कि अंतिम बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां करारानी, दाऊद खां करारानी इसका नाम था, जो बिहार में अंतिम अफगान शासक था। और ये मुगल के सैन्य अभियान के बाद ये पलायन कर गया, भाग गया। 28 नंबर, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन था? इसका नाम है ये फिरदौसी सिलसिला। सबसे लोकप्रिय सिलसिला बिहार में फिरदौसी, यह सूफी संतों का सिलसिला है। ठीक है, तो फिरदौसी सिलसिला जो है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला है। इसके संत हुए थे, प्रमुख संत है सरफुद्दीन अहिया मनेरी, सरफुद्दीन अहिया मनेरी, सरफुद्दीन अहिया मनेरी, इसके प्रमुख संत हुए हैं। ठीक है, 29 नंबर है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय मिथिला के कनाट वंश का शासक कौन था? राइट आंसर होगा सी, हरि सिंह देव उस समय शासक था। बख्तियार खिलजी के समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था, 6 महीने तक उसकी सिर्फ पुस्तकें जलती रही। नैन देव जो है इसका संस्थापक है, ये कनाट वंश के संस्थापक है। क्वेश्चन आएगा कि कनाट वंश के संस्थापक कौन है? नैन देव है। ठीक है, संस्थापक है। अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव अंतिम शासक है, हरि सिंह देव अंतिम शासक हरि सिंह देव है। ठीक है, अंतिम शासक हरि सिंह देव, और इन्हीं के समय पंजी प्रथा चला था। क्वेश्चन आएगा कि किस कनाट शासक ने पंजी प्रथा आरंभ किया था? तो हरि सिंह देव। ठीक है, 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है ये चंद्रगुप्त मौर्य को। एंशिएंट का क्वेश्चन आ गया इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, क्योंकि यूनानियों से भारत को इसने मुक्त कराया था। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन लेकर के आते हैं फिर आप लोगों के लिए। क्वेश्चन सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।